स्वागत है विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शीरीन खान है और मैं आज आप लोगों को एनसीईआरटी कक्षा 7 की पुस्तक दूरवा भाग 2 का पाठ 8 काबुलीवाला पढ़ाने वाली हूँ। विद्यार्थियों, जीवन का सबसे अच्छा समय हमारा बचपन होता है। बचपन की यादें हम कभी नहीं भूल पाते हैं। बचपन की शरारतें और फिर माता पिता की डांट का डर। कभी देर हो जाए किसी काम को करने में तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों की मदद से उसको पूरा करना। इस समय कुछ रिश्ते ऐसे भी बनते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। कुछ दोस्त ऐसे भी बन जाते हैं जो जीवन भर हमारा साथ निभाते हैं और वे हमेशा हमारे हर कार्य में शामिल होते हैं। बचपन की यादें इतनी खूबसूरत होती हैं जिन्हें भुलाना आसान नहीं होता। बचपन की इसी मीठी मीठी यादों से भरी एक कहानी जो एक छोटी सी बच्ची मिनी और एक काबुली वाले के प्यार भरे रिश्ते पर आधारित है, उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। इस कहानी के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ। जन्म स्थान कोलकाता। माता का नाम शारदा देवी एवं पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव को बंगला और अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान था। कार्यक्षेत्र ये कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार एवं चित्रकार थे। उल्लेखनीय पुरस्कार नोबेल पुरस्कार हैं। इनके मुख्य योगदान राष्ट्रगान के रचयिता हैं जनगण मन भारत के। ये एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रगान बनी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ गीतांजलि, गीताली, शिशु, कणिका, क्षणिका, तपोवन आदि हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम शांति निकेतन है। इनके मुख्य उपन्यास नौकादूबी, गोरा, घारे बायर, चतुरंगा और जोग जोग हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 में कोलकाता में हुआ। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कहानी। कहानी इस प्रकार है। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। घटना वहीं रुक गई। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पल पहले वे मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे ये क्या सूझी। मिनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, पर परेशानी जरूर महसूस हुई। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लिए काबुली वाला आकर खड़ा होगा। मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। ज्यों ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वे घर के अंदर भाग आई। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ ना खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे कुछ खरीदा। 2-4 बातें हुई। पता चला उसका नाम रहमत था। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वे मुझसे सटकर काबुली वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नजर से देखती हुई खड़ी रही। काबुली उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकालकर देने लगा, पर वे लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने डर से मेरे घुटने से सटक कर रह गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही है। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। वे बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था।
मैंने ये भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे ये सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसको दे दी। काबुली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपने झोले में रख ली। घर लौटकर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ उससे पूछ रही थी, तुझे ये अठन्नी कहाँ मिली? मिनी कह रही थी, काबुली वाले ने दी, मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दे दी। मैंने मिनी की माँ को समझाया, मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे से दिल का विश्वास पा लिया है। वे आपस में दोस्त बन गए हैं। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी, मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती थी। रहमत मिनी से कहता, मिनी, तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलटकर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब बड़ा मोटा घूंसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पिटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफी काम हो जाता है। वे टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता है और उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन मिनी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तौर पर नजर रखने के लिए प्रार्थना की। उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं, लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वे अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर भी एक बार वे मिनी से जरूर मिल जाता। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आ पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भय सा लगता है, लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंख उठाई तो देखा दो पहरे वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे थे। उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही थी। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग हैं। एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा है। मैंने बाहर आकर पहरे वालों को रोककर पूछा, मामला क्या है? मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले, ओ काबुली वाले पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। पलक मारते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वे हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्षों की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। मिनी भी उसे जल्दी भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए।
उम्र बढ़ने के साथ एक एक करके सखियां जुटने लगी। मेरे साथ भी अब वे पहले जैसी बातचीत नहीं करती। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कट्टी कर ली थी। बहुत सुहावनी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। उसके स्वर मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। आज मेरी मिनी का विवाह था। सवेरे ही से विवाह की तैयारियां हो रही थी। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। उसके पास ना वे झोली थी और ना उसके वे लंबे बाल। शरीर भी कमजोर हो गया था। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब छूटा? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन ये आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है। मुझे बहुत से काम करने हैं। आज तुम जाओ। बात सुनते ही वे चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास था मिनी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह ही काबुली वाले कहती हुई दौड़ी आएगी। बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वे पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। मैंने कहा, आज घर में काम है, वे किसी से मिल नहीं सकेगी। वे दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। मुझे अपने मन में ना जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुलवा लूं। तभी देखा वे खुद लौटा आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा तो वो मेरे हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसे मत दीजिए बाबू। जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ी मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं आया। ये कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मेले कागज का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरी टेबल पर बिछा दिया। देखा कागज पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी। फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं। प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाए रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने आता। मानो सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहाती रहती। देखकर मेरी आंखें झलझला आईं। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी एक पिता है, वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए, बहू वेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली वाला सकपका गया। अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिनी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे काबली वाले और मिनी की पहली भेंट याद हो आई और मैं कुछ दुखी हो उठा। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया, इसी बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी ये भी भला कोई नहीं जानता। उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। मैंने एक नोट निकाल कर उसे देते हुए कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ज़रूर इस कहानी ने आपके बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा कर दी होंगी। बचपन में आपको भी कोई ना कोई इतना ज़रूर पसंद होगा। विद्यार्थियों, अब हम इस कहानी में आए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द इस प्रकार हैं। शब्द चंचल, जिसका अर्थ होता है नटखट। शब्द तमाशबीन, इसका अर्थ है तमाशा देखने वाले। शब्द अचरज, इसका अर्थ है आश्चर्य व
हैरानी। शब्द नामुमकिन, इसका अर्थ है असंभव। शब्द टोली, इसका अर्थ होता है झुंड व समूह। अगला शब्द है प्रार्थना, इसका अर्थ होता है दुआ। अगला शब्द भला मानस, इसका अर्थ है अच्छा इंसान। शब्द लज्जा, इसका अर्थ है शर्म। अगला शब्द है सौदा, इसका अर्थ होता है वे चीज़ जो बाजार से खरीदी जाए, माल। विद्यार्थियों, अब हम इस पाठ के अभ्यासी प्रश्न को करेंगे। प्रश्न इस प्रकार हैं। मिनी को ऐसा क्यों लगता था कि काबुली वाला अपनी झोली में चुराए हुए बच्चों को छिपाए हुए है? इसका उत्तर है काबुली वाला अच्छी कदकाठी वाला व्यक्ति था और वे हमेशा अपने कंधे पर एक बड़ी सी झोली टांगे रहता था। मिनी झोली के आकार को देखकर ये समझती थी कि उसमें चुराए हुए बच्चे हैं। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, मिनी की काबुली वाले से मित्रता क्यों हो गई? इसका उत्तर है काबुली वाला मिनी से उसके पिता समान बहुत प्यार व दुलार करता और धैर्य से उसकी बातें सुनता और मिनी को जवाब भी बहुत ही हास्य से भरा हुआ देता था। वह मिनी के लिए सूखे मेवे लगभग रोज लेकर आता था। काबुली वाले ने मिनी का विश्वास पूरी तरह से जीत लिया और इस प्रकार दोनों में मित्रता हो गई। अगला प्रश्न है, काबुली वाला हमेशा पैसे क्यों लौटा देता था? इसका उत्तर है काबुली वाला मिनी को अपनी बेटी के समान मानता था। वे जो कुछ मिनी को देता वे भेंट स्वरूप होता था, इसलिए वे मिनी के पिता द्वारा दिए गए पैसों को हमेशा लौटा दिया करता था। वर्षों बाद मिनी के पिता ने काबुली वाले को उसकी किस बात से पहचान लिया? इसका उत्तर है वर्षों बाद जब काबुली वाला जेल से छूटकर मिनी के घर आया तो बूढ़े व्यक्ति के समान नजर आ रहा था। मिनी के पिता ने उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। अगला प्रश्न है, रहमत ने एक धोखेबाज आदमी को छुरा मार दिया था। अगर तुम रहमत की जगह होते तो क्या करते? इसका उत्तर है रहमत ने उस धोखेबाज आदमी को छुरा मारकर एक अपराध किया। अवश्य ही रहमत के साथ उस आदमी ने गलत किया, परंतु कानून को अपने हाथ में लेना गलत है। अगर हम रहमत के स्थान पर होते तो हम ऐसा कभी नहीं करते, बल्कि न्यायिक व्यवस्था का पालन करते और उस आदमी को अदालत से सजा दिलवाते। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न इस प्रकार है कि मिनी की माँ रहमत पर नजर रखना चाहती थी, परंतु पिता रहमत को मना नहीं कर पाते थे। तुम्हारे विचार में कौन सही था और क्यों? मिनी के पिता ये जानते थे कि मिनी में रहमत को अपनी बेटी की छवि नजर आती है। वे एक पिता का दर्द समझते थे। मिनी की माँ का डरना भी स्वाभाविक था, अतः मिनी के माता पिता दोनों ही अपने स्थान पर सही थे। विद्यार्थियों, कहानी में आपने एक वाक्य सुना होगा, काबुली वाले से बातचीत करने से बाहर जाने का काम हो जाता है। इस बात से आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि काबुली वाले से मिनी के पिता घर के बाहर के काम करवाते थे। नहीं विद्यार्थियों, इसका अर्थ है कि मिनी के पिता का ऐसा कहना ये बताता है कि वे काबुली वाले से बात करके बाहर के देश दुनिया की जानकारी प्राप्त कर लेते थे। आज के दौर में विद्यार्थियों, आप किन किन साधनों से देश दुनिया की जानकारी प्राप्त करते हैं? उन साधनों की सूची बनाएं और अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य ही लिखें। विद्यार्थियों, सही मिलान भाग में कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमें उनके अर्थ के अनुरूप मिलाना है। ये इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों, एक और वाक्य दिए गए हैं, दूसरी ओर अर्थ दिए गए हैं। पहला वाक्य है बे सिर पैर। इसका अर्थ होता है बिना मतलब की। अगला है पलक झपकते ही। इसका अर्थ होता है तुरंत। अगला है बंधी हुई बातें। इसका अर्थ होता है निश्चित बातें या एक ही तरह की बातचीत। अगला है बात चलना। इसका मतलब होता है बात शुरू होना। अगला वाक्य है मुंह फेरना। इसका अर्थ होता है चेहरा सामने से हटा लेना। आगे हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं एवं संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं।
विद्यार्थियों, यहाँ कुछ संज्ञा दी गई हैं। आपको इन शब्द के साथ जो विशेषता ठीक लगे उसका प्रयोग कर वाक्य बनाना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। संज्ञा इस प्रकार है: बेटी, खिड़की, रहमत, काबुली वाला, झोली, नायक, पैर। विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रेम भावना से पराये लोगों को भी अपना बनाया जा सकता है और क्रोध में लिया गया गलत निर्णय हमें अपनों से दूर कर सकता है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं जब हम सही फैसला करने में सक्षम नहीं होते, परंतु उस समय हमें बहुत ही धैर्य रखकर और सोच समझकर कार्य करना चाहिए। रहमत ने जिस प्रकार गुस्से में आकर उस धोखेबाज आदमी को जान से मार दिया, ये उसने गलत किया। उसका परिणाम उसको कई वर्षों की सज़ा हो गई, जिससे वो अपने परिवार से दूर हो गया। जीवन में अगर हमें सुकून और सफलता चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम धैर्य रखें। तो विद्यार्थियों, कैसी लगी ये कहानी और इस कहानी से आपने क्या क्या सीखा? इस कहानी को आप अपने दोस्तों एवं घर पर अवश्य ही सुनाएं। आशा करते हैं सभी को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ, एक नई आशा और एक नई शिक्षा के साथ।